हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस कवर कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, एंड देन वी कवर्ड कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स, राइट। ये सारी चीज़ें हमने 2 वीडियोज़ में अभी तक कवर कर ली है। आज के वीडियो में हमने पढ़ना है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो अगर किसी को भी पिछले वीडियो का थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन गुड्स पे किया जाता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल गुड्स पे किया जाता है। तो यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इन दोनों के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये हमको इस वीडियो में कवर करने हैं। और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं, कन्फ्यूजिंग हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि यार कॉपी पेन लेकर के बैठो, अपने पॉइंट्स नोट करते जाओ साथ में, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि अभी आपने नहीं समझा, आप फिर अलग सोर्सेज से सर्च करोगे, अलग वीडियोज़ देखोगे, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा यही है कि जहाँ से भी पढ़ रहे हो, चाहे मेरा वीडियो हो या किसी का भी वीडियो हो, एक जगह से अच्छे से एक बार में समझो। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स, फिर हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स, ठीक है। एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, राइट। अभी जस्ट मैंने बताया कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी कि कंज्यूमर गुड्स पे किया गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। कौन से गुड्स पर किया गया एक्सपेंडिचर, इट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। यहाँ तक की तो कहानी क्लियर है। अब ये जो एक्सपेंडिचर है, ये करता कौन है, कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंडिचर करेगा कौन, ऑब्वियसली कंज्यूमर्स ही करेंगे। तो दिस एक्सपेंडिचर इज़ डन बाय कंज्यूमर्स। ये भी कहानी ख़त्म, यहाँ तक समझ आ गया। अब पॉइंट आता है कि कंज्यूमर्स हैं कौन। तो हमारी इकोनॉमी में ना कंज्यूमर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, यानी कि 3 सेक्शंस बना दिए कि तुम कंज्यूमर्स हो, तुम कंज्यूमर्स हो, तुम कंज्यूमर्स हो। वो 3 सेक्शंस कौन हैं। अगर हम यहाँ पे कंज्यूमर की बात करें, सबसे पहला हमारे पास आता है हाउस होल्ड्स, राइट। दूसरा हमारे पास आता है गवर्नमेंट, ठीक है। और तीसरा हमारे पास आता है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। ये 3 तरह के कंज्यूमर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में, जो कि क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करते हैं, और उस खर्चे को हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये पूरा साइकिल समझ आ गया ना। अब बात ये आती है कि ये खर्चा किस किस पर करते हैं, ऐसे कौन से कंज्यूमर गुड्स ये खरीदते हैं कि इन लोगों का खर्चा हो जाता है। जो हमारे हाउस होल्ड्स होते हैं, यानी कि हम लोग, आम जनता, आम कंज्यूमर, वो क्या कर रही है, बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स खरीदती है। भाई हम खाने पीने का सामान खरीदते हैं, हम पहनने ओढ़ने का सामान खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो वो हो गया हाउस होल्ड्स का खर्चा। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्यों कंज्यूमर है, गवर्नमेंट इसीलिए कंज्यूमर है क्योंकि वो क्या करती है, आम जनता से वो भी सामान खरीदती है, कंजम्पशन गुड्स खरीदती है, जिससे कि वो लोगों पे मतलब लोगों के लिए आप कह सकते हो सर्विस प्रोवाइड कर सके। जैसे कि वो कुछ सामान उसने खरीदा, जैसे कि बहुत सारा अनाज हो गया या ये चीज़ें हो गई, तो मुफ्त में बांटते हैं ना लोगों को। तो वो मुफ्त में बांटने के लिए आ कहाँ से रहा है, वो भी तो कहीं से खरीद रही है ना सरकार, राइट। बहुत सारी स्कीम्स हम लॉन्च कर रहे हैं। तो स्कीम्स जब लॉन्च करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री ने साइकिल्स बांटी है ना, लैपटॉप्स बांटते हैं, मतलब जो गरीब लड़कियां होती हैं या फिर जो पढ़ नहीं पाती हैं, ऐसे लोगों को देते हैं ना। तो वो साइकिल्स, वो लैपटॉप्स कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से खरीद रही है सरकार के पास तो कोई वो है नहीं, ये कोई फैक्ट्री खोल रखी है, तो वो भी कहीं से खरीदते हैं। तो इसीलिए वो भी कंज्यूमर्स हैं। बात आती है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, यानी कि नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि टेम्पल्स हो गए हमारे, जो भी आपके रिलीजियस आपके जो वो होते हैं ना, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो NGOs होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। प्राइवेट ज़रूर याद रखना है, एक तो ये नॉन प्रॉफिट है, ठीक है।
साथ ही साथ ये क्या है, प्राइवेट है। प्राइवेट क्यों है, क्योंकि अगर पब्लिक होते तो फिर गवर्नमेंट के अंडर आते, पर ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, कोई भी एनजीओ, ये किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। ये प्राइवेट होते हैं, ओन किसी और के थ्रू ओन किए जाते हैं, तो इसीलिए नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। और ये भी क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, कंज्यूमर गुड्स, और चैरिटी करते हैं, लोगों में बांटते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये भी कंज्यूमर्स हुए। तो ये तीनों हमारे कंज्यूमर्स हैं जो क्या करते हैं, कंजम्पशन गुड्स पर खर्चा करते हैं, और उस खर्चे को हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, अगर मैं बात करूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, यानी कि टोटल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है किसी भी इकोनॉमी में, वो किसके बराबर होगा, सबको, सारे कंज्यूमर्स मिलकर के जिस जिस कंज्यूमर गुड पे खर्चा कर रहे हैं उन सबको ऐड कर देंगे तो सारा खर्चा निकल आएगा ना, सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल आएगा ना। तो आपको वही लिखना है, कुछ याद नहीं करना है, बस ये 3 पॉइंट्स याद रखो, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में CE लिख रही हूँ, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स, राइट, प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। यानी कि इन तीनों के थ्रू, इन तीनों के द्वारा जो भी खर्चा करा जा रहा है इकोनॉमी में, वो आपका कहलाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इतनी सी कहानी थी सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सारी कहानी एक बार में याद रहेगी, ठीक है। बस इसके अलावा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में और कुछ भी याद नहीं रखना है आपने, ठीक है। अब इसके बाद मूव करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं, याद रखना ये तीनों कंपोनेंट्स हैं। ये जो 3 है ना, CE बाय हाउस होल्ड, CE बाय गवर्नमेंट, CE बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ये क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स हैं। यानी कि इन तीनों से मिलके किसी भी इकोनॉमी का टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम एस्टिमेट करते हैं, ये होता है कहानी, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। अब इसी तरह हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हमारा क्या था, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देखो थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा, तो इसीलिए और समझने की उसमें ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें तो देखो कुछ था नहीं समझने के लिए, थोड़ी सी कहानी थी, पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो पाई तो ऑब्वियसली मैं करवाना, मतलब कोशिश करूँगी पूरी, पर नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, राइट। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। तो सबसे पहले बात आती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता कौन है। ऑब्वियसली जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर्स कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करेगा, एक्सपेंडिचर डन बाय आपके प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं मिलके। अब वो प्रोड्यूसर्स खर्चा करते किस पर हैं, कौन से गुड्स पे खर्चा करते हैं, जैसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, हम कहते हैं कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा हो रहा है उसको। तो यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन कौन से वाले गुड्स, कैपिटल गुड्स, ठीक है। ये तो यहाँ तक की तो कहानी इजीली समझ आ गई होगी सबको कि प्रोड्यूसर्स के थ्रू खर्चा हो रहा है, कैपिटल गुड्स पे खर्चा हो रहा है, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। अब जब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारी आगे चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमने समझना है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट क्या है। जो कैपिटल गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा हो रहा है उसे तो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो हम कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा हो रहा है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स में, एक ही टर्म के अलग अलग टाइम पे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले समझना है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं, देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट increase in capital
स्टॉक, आपका जो भी कैपिटल स्टॉक है उसमें जितना बढ़ोतरी करी है आपने, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल स्टॉक क्या है? कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा होता है उसे ही तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह रहे हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स यहाँ लिखा है, तो कैपिटल गुड्स का जितना भी आपके पास स्टॉक है, आपके पास जितना भी कैपिटल गुड इकट्ठा है, कैपिटल गुड मतलब प्लांट्स, मशीनरी, ये सारी चीज़ें, तो जितना भी आपके पास स्टॉक है कैपिटल गुड्स का, उसे हम कहते हैं कैपिटल स्टॉक। और जब आप एक साल में कितना इंक्रीमेंट कर रहे हो कैपिटल गुड्स में, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मान लेते हैं कोई एक फर्म है, उसके पास क्या था, पहले 8 स्कूटर्स थे, नहीं स्कूटर्स नहीं, ऐसा करते हैं, उसके पास कोई 8 मशीन्स थी, ठीक है, 8 मशीन्स थी, राइट। अब उसने क्या किया, 8 से अपनी मशीन मतलब क्या किया उसने, 8 से अपनी मशीन्स को 12 कर दिया, 12 मशीन्स कर दी। तो यानी कि उसने कितने का इंक्रीमेंट किया? पहले तो इतना कैपिटल स्टॉक था उसके पास K, अब उसके पास कैपिटल स्टॉक हो गया है K1, ठीक है। ये साल के स्टार्टिंग में है, ये साल के एंड में है। इन्वेस्टमेंट हम एक साल के, एक अकाउंटिंग ईयर के आप कह सकते हो पीरियड में काउंट करते हैं, ये नहीं कि हर महीने का करोगे, हर दिन का करोगे, नो, एक अकाउंटिंग ईयर होता है। अब अकाउंटिंग ईयर क्या होता है ये भी याद रखो, अकाउंटिंग ईयर कभी भी जनवरी टू दिसंबर मत मान लेना कि साल जहाँ से शुरू हो रहा है और साल जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, नो। अकाउंटिंग ईयर होता है अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च। अभी जो 1 अप्रैल गई है 2-4 दिन पहले, यानी कि अप्रैल फूल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है नेक्स्ट ईयर। तो मान लो 1 अप्रैल को इस एक फर्म के पास 8 मशीन्स थी, यानी कि K मान लेते हैं इसे, और फिर अगले साल के एंड तक उसके पास कितनी हो गई वो मशीन? 12 हो गई। तो K से K1 के बीच में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? +4 का। इसको हम कहते हैं डेल्टा K। और ये जो डेल्टा K है, इसी को हम कहते हैं क्या? इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने क्या बताया था? इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, यानी कि ये जो +4 है ना, ये उसका इन्वेस्टमेंट है। तो उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया इस अकाउंटिंग ईयर में? उसने इन्वेस्टमेंट किया 4 मशीन्स का, राइट। तो कैपिटल स्टॉक में कितनी बढ़ोतरी हुई? 4 मशीन्स की। तो अगर इन्वेस्टमेंट का हम फॉर्मूला जाने तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? I = डेल्टा K। I = डेल्टा K। डेल्टा K क्या है यहाँ पर? डेल्टा K यानी कि चेंज कितना हुआ है कैपिटल स्टॉक में, और I इज़ योर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, या फिर इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट को हम एक और नाम से जान सकते हैं, हम यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे? कैपिटल फॉर्म हो गई ना, पहले 8 थी फिर 12 हो गई, कैपिटल फॉर्म हो गई। इस तरीके से याद रखो, इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज़ इक्वल टू कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज़ इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब बात यहाँ पर ये आती है, इसके बाद हमें ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट के भी ना 1-2 तरह के चीज़ें होती हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब अलग अलग तरह का होता है, 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, फिर 2 तरह के इन्वेस्टमेंट हम पढ़ेंगे ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिक्स्ड और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है, एक है आपके पास यहाँ पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देखो नाम से समझ आ रहा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट होता क्या है? कैपिटल गुड्स में जितना भी आपने प्रोडक्शन किया, उस अभी एग्जांपल में कितने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया था उसने? 8 से 12, यानी कि 4 कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया था ना। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने फिक्स्ड असेट्स का कितना प्रोडक्शन किया है। फिक्स्ड असेट्स जैसे कि आपका लैंड, लैंड, प्लांट्स, मशीनरी, तो कितने फिक्स्ड असेट्स आपका जो स्टॉक है फिक्स्ड असेट का, उसमें कितना चेंज आया है। ये वाला जो एग्जांपल था ये तो जनरल इन्वेस्टमेंट वाला था, पर इसी एग्जांपल को आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंसिडर करते हो, क्योंकि हम कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या उसमें मशीन्स ली थी। मशीन क्या है? फिक्स्ड असेट ही तो होता है हमारा। कोई भी आपकी जो फर्म होती है वो मशीन को फिक्स्ड असेट की तरह यूज़ करती है, राइट। तो अगर उसके पास पहले 8 मशीन्स थी, अब उसके पास 12 मशीन्स हो गई, यानी कि 4 मशीन्स का उसके पास इंक्रीमेंट हो गया, और ये मशीन क्या है यहाँ पे? अभी फिक्स्ड असेट है।
तो फिक्स्ड असेट के स्टॉक में जितना भी चेंज आया है वो आपका कहलाता है क्या, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अगर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चेंज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स, राइट। फिक्स्ड असेट्स के स्टॉक में जितना भी चेंज आया है वो आपका कहलाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा। क्यों कोई भी कंपनी अपने फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करती है, अपनी ये मशीन्स, अपने लैंड, अपना प्लांट्स बढ़ाती है, चेंज क्यों करती है स्टॉक में, 8 के 8 क्यों नहीं रखे उसने, इसके पीछे भी ये रीज़न है। जब हम कोई भी, हम नहीं मतलब हमारी जैसे मतलब कोई फर्म, जब भी कोई फर्म फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं और उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो क्या है यहाँ पे, सबसे पहला फ़ायदा आता है कि इससे क्या होता है, इट रेजेस द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इससे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली आप पहले 8 मशीन से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आप 4 मशीन्स एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा ही बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या होगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है किसी भी फर्म का, और जब किसी फर्म का लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ऐसे ही सारी फर्म्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेंगी तो सारी फर्म्स का लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। उससे अल्टीमेटली होगा क्या, उससे अल्टीमेटली ये होगा कि हमको हायर लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा। हमारी जो इकोनॉमी है उसको क्या मिलेगा, हायर लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा, राइट। और जब इकोनॉमी को हायर लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा तो हमको क्या मिलेगी, हायर ग्रोथ मिलेगी, इकोनॉमी को हायर ग्रोथ मिलेगी, और जब हायर ग्रोथ मिलेगी तो अल्टीमेटली जीडीपी इंक्रीज़ होगी। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने का मकसद क्या होता है, या फिर आप कह सकते हो सिग्निफिकेंस या उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कि इससे हर फर्म का लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो पूरे इकोनॉमी का लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब हायर लेवल ऑफ आउटपुट हमको मिलेगा, और जब हायर लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली जीडीपी बढ़ेगी। ये होता है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये आपने याद रखना है। क्या बताया मैंने, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जो भी स्टॉक फिक्स्ड एसेट के स्टॉक में जो चेंज आया, चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इट इज़ कॉल्ड एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के ये आप कह सकते हो सिग्निफिकेंस है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता ही दी, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बाद हम अब पढ़ेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा मैंने बताया था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो देखो फिक्स्ड तो फिक्स्ड ही था, अब इन्वेंट्री कैसा है, जो मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आप ये कह सकते हो, मतलब जो फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड तो वो सारी चीज़ें थी, लैंड, मशीनरी, प्लांट्स वगैरह, ठीक है, यानी कि जो हम बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करने वाले होते हैं। पर जब हम बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में देखो 2 तरह की चीज़ें आती हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में तो सिर्फ फिक्स्ड असेट्स आते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, 2 तरह की चीज़ें आती हैं। या तो आपके पास क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, या आपके पास क्या होगा, रॉ मटेरियल। कोई भी जो फर्म होती है देखो वो क्या करती है, कुछ रॉ मटेरियल्स यूज़ करके फिनिश्ड गुड्स बनाती है ना। इनफैक्ट सारी ही फर्म्स क्या करती हैं, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, उससे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती हैं, है ना। यही तो काम होता है प्रोडक्शन में। तो कोई भी जो फर्म है उसके पास किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होता है, कुछ ना कुछ फिनिश्ड गुड भी अवेलेबल होता है। मान लो मैं क्या करती हूँ, मैं ये मार्कर का प्रोडक्शन करती हूँ। अब इस मार्कर के प्रोडक्शन में मुझे बहुत सारी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे इसकी ये बॉडी हो गई, और इसके लिए जो इंक चाहिए, या बहुत सारा रॉ मटेरियल है। तो मैं कभी भी मेरी फैक्ट्री में आओगे तो आपको थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल मिलेगा, राइट। कुछ ना कुछ आपको फिनिश्ड गुड्स भी मिलेंगे, मतलब बने बनाए मार्कर्स भी मिलेंगे। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी कि फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल जो होता है उन पर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी कि 1 साल के पीरियड में, एक अकाउंटिंग ईयर में आपके इन्वेंट्री स्टॉक में कितना चेंज आया,
वो होता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा आपका? चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक इन एन अकाउंटिंग ईयर, वो कहलाता है आपका क्या? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी कि जैसे साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को, तो जितना आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक अवेलेबल है उसको आप माइनस कर दो लास्ट वाले में से, जब आपको साल ख़त्म हो जाएगा। जैसे साल के स्टार्टिंग में आपके पास 500 यूनिट्स का, साल के स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग का, ठीक है, साल के स्टार्टिंग में यानी कि 1 अप्रैल को आपके पास 500 यूनिट्स का इन्वेंट्री स्टॉक है। अब आप साल के एंड में अगर गए, आपके पास बढ़ गया इन्वेंट्री स्टॉक आपका 1800 यूनिट्स, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या करोगे? एंड वाले में से स्टार्टिंग का माइनस कर दोगे। हमेशा कभी भी जब चेंज निकालना होता है इन्वेस्टमेंट की, जब मैंने बात करी थी I = डेल्टा के, तो K और K1, तो हम हमेशा एंड वाले में से स्टार्टिंग का माइनस करते हैं कि अब लास्ट में जाके कितना बचा है, पहले कितना था स्टार्टिंग में। जितना चेंज आया वही हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो सिंपल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो, या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे होगा 1300 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये है कि इस फर्म ने अपने इन्वेंट्री स्टॉक पर कितना खर्चा किया, मतलब कितना आप स्टॉक बढ़ाया अपना 1300 यूनिट्स का, तो इसका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1300 यूनिट्स। ये होता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब जब हम बात करते हैं, हमने जैसे समझा था कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किस काम आता है, इसी तरह ये जो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये भी बहुत काम आता है। ये किस किस काम आएगा भाई? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में 2 चीज़ें हैं, मैंने बताया, फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल्स। तो कोई भी फर्म के पास एक्सेस में, या फिर मतलब उस टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक फिनिश्ड गुड का भी स्टॉक होता है और रॉ मटेरियल्स का भी स्टॉक होता है। ऐसा नहीं है कि जितना आपको फिनिश्ड गुड्स बनाने हैं उतना ही रॉ मटेरियल्स आप मतलब मंगा रहे हो, उतना ही कच्चा सामान मंगा रहे हो, नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी रॉ मटेरियल वो फर्म रखती है। तो उस एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल को रखने का उसका मकसद क्या होता है, क्यों रखती है वो? क्योंकि रॉ मटेरियल से क्या होता है, एक तो ये आपको मतलब हेल्प करता है इन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स, ठीक है। एक तो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स में हेल्प करता है, मतलब आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मान लो आपको और ज़्यादा फिनिश्ड गुड्स बनाने हैं, तो आपके पास सप्लाई कम नहीं पड़ेगी रॉ मटेरियल्स की, क्योंकि आपको पता है आपके पास सफिशिएंट स्टॉक है रॉ मटेरियल्स का। तो रॉ मटेरियल्स का स्टॉक रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो फिनिश्ड गुड्स बनाने की प्रोडक्शन है वो रुकेगी नहीं, आपको रॉ मटेरियल्स की जो सप्लाई है वो रुकेगी नहीं, राइट। दूसरी चीज़ क्या होता है, इट हेल्प्स इन अवॉइडेंस ऑफ अनसर्टेनिटीज़ ऑफ मार्केट, ठीक है, अनसर्टेनिटीज़ ऑफ मार्केट। या फिर आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, अवॉइड्स डे टू डे परचेजेस। यानी कि कोई भी कंज्यूमर है, ऐसा नहीं है कि अब उसको और 100 एक्स्ट्रा मार्कर्स बनाने हैं तो वो दोबारा से बाज़ार से जाके उसका रॉ मटेरियल ख़रीद के लाए, बार बार तो वो जाएगा नहीं ना। तो वो क्या करते हैं, बल्क में ले आते हैं, स्टॉक रख लेते हैं अपने पास। तो इससे क्या होता है, एक तो उनकी सप्लाई अनइंटरप्टेड रहती है, रुकती नहीं है रॉ मटेरियल की सप्लाई। दूसरा कि उनको डेली ख़रीदारी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ टाइम में 1-2 महीने में ख़त्म हो गया, स्टॉक मंगा लो, राइट। फिर तीसरी चीज़, अवॉइडेंस ऑफ अनसर्टेनिटीज़ ऑफ मार्केट। मान लो इसका जो रॉ मटेरियल है, एक मार्कर का रॉ मटेरियल 10 रुपये का आता है, तो 10 रुपये अभी हैं, और मान लो मैं डेली अगर ऐसे लेकर के आऊँगी और एक डेली लेकर के आती हूँ, फिर 4 दिन बाद प्राइस बढ़ गया, वही 10 रुपये का जो रॉ मटेरियल है मुझे 15 का पड़ रहा है, तो मुझे महंगा पड़ेगा ना ऑब्वियसली। तो मैं क्या करती हूँ, इसीलिए मैं अभी के अभी ले आऊँगी, बाद में चाहे प्राइस घटे चाहे प्राइस बढ़े, मेरा सर दर्द नहीं है, ठीक है। तो इससे जो मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, प्राइस को लेके फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये मैं ईज़िली अवॉइड कर सकती हूँ। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास रखती हूँ, और वो किस में आता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आता है। ये होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक रखने का सिग्निफिकेंस। क्या 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं।
इसी तरह जब हम बात करते हैं फिनिश्ड गुड्स की, तो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक रखना किस चीज़ में काम आएगा भाई? इसका तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है। क्या काम है इसका? अगर हम फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक रखने की बात करें तो ये किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन मीटिंग फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे मैं मार्कर बना रही हूँ राइट, तो इस मार्कर की जो फ्यूचर डिमांड है आगे जाके अगर बढ़ जाती है और मान लो मेरे पास स्टॉक ही नहीं है फिनिश्ड गुड्स का, तो फिर मैं क्या करूँगी? मुझे घाटा होगा ना। ऑब्वियसली डिमांड बढ़ रही है पर मेरे पास तो स्टॉक ही नहीं, तो मैं क्या बेचूँ, है ना? तो या फिर अभी बना नहीं है मेरा सामान, रॉ मटेरियल ही पड़ा हुआ है, वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है, तो फिर मैं क्या बेचूंगी? इसीलिए मैं फिनिश्ड गुड्स का थोड़ा सा स्टॉक रखूँगी, जिससे कि अगर आगे जाके डिमांड बढ़ती है तो इससे क्या होगा, मतलब मेरी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, मुझे फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। तो इसीलिए फिनिश्ड गुड का भी जो आपका स्टॉक है उसका रखने का यूज़ होता है कि आप जो भी फ्यूचर डिमांड्स हैं उस प्रोडक्ट या आपके गुड की जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आप ईजिली कैच कर सकते हो। ये दोनों इसके यूजेस कहलाते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट ये आता है कि ये जो हमारा आप कह सकते हो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है राइट, इन्वेंट्री स्टॉक होता है। इन्वेंट्री स्टॉक हमेशा डिज़ायर्ड नहीं होता है, कभी ये डिज़ायर्ड होता है, कभी अनडिज़ायर्ड होता है। अब ये डिज़ायर्ड अनडिज़ायर्ड क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझ लो यहीं पे शॉर्ट में। ये जो इन्वेंट्री स्टॉक है, इन्वेंट्री स्टॉक मतलब इन दोनों को जो मिला के स्टॉक बन रहे हैं ना, मैंने बताया ना इन्वेंट्री स्टॉक में दोनों चीज़ों का स्टॉक आता है। तो इन्वेंट्री स्टॉक कभी तो डिज़ायर्ड होता है और आधा थोड़ा बहुत अनडिज़ायर्ड भी होता है। अब ये कैसे होता है? मान लो मैंने अभी क्या किया, 1500 यूनिट्स बना दी इस मार्कर की, 1500 मार्कर्स बना दिए। अब 1500 मार्कर्स मैंने क्या एक्सपेक्ट करके बनाए कि 1500 के 1500 बिक जाएंगे, यही तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। पर मैंने क्या बोला कि हम लोग कुछ हमारे पास स्टॉक भी रह जाता है, तो ऑब्वियसली स्टॉक कब रहेगा? जब हमारे सामान आधा नहीं बिकेगा, थोड़ा बहुत। तो इस 1500 को जब मैंने बनाया, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 1500 के 1500 बिकेंगे, पर हुआ क्या, बिके कितने? सिर्फ मान लो आप कह लो 900 बिके, ठीक है, 900 ही बिक पाए, 900 सोल्ड, और ये जो बचे हुए 600 थे ये रह गए अनसोल्ड। तो ये जो 900 है आपका, ये हो जाएगा आपका डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, और ये जो आपका 600 है ये हो जाएगा आपका अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। यानी कि ये जो सामान, जो स्टॉक जो फिनिश्ड गुड आपका बिक जाता है वो कहलाता है डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। आपकी क्या डिज़ायर थी कि आप 1500 के 1500 बेचो, उसमें से आपके 900 बिक गए, तो ये आपका डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक है, ऐसे याद रख लो। और अनडिज़ायर्ड क्या, जो बिक ही नहीं पाया बेचारा। क्यों नहीं बिक पाया? ये हो सकता है कि शायद डिमांड कम थी। मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि 1500 के 1500 बिकेंगे, 1500 की डिमांड होगी, पर 1500 की डिमांड नहीं थी, डिमांड सिर्फ 900 की थी, तो वो बिक गए और बचे हुए 600 रह गए। तो इससे क्या होता है, मुझे लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, शायद आगे जाके डिमांड ना बढ़े या वो सब मुझे नहीं पता, पर इससे क्या होगा कि लॉस मुझे फेस करना पड़ेगा। और अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है, जो कि हम सेल नहीं कर पाते, जो भी एक फर्म नहीं बेच पाती है, किस वजह से? ड्यू टू मे बी लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट। इतनी सी कहानी है जो आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में याद रखनी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में, कि आपका कौन सा था सबसे पहले, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ी थी। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो डेफिनेटली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 30 मिनट्स का ऑलमोस्ट वीडियो हो गया है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, और एक और छोटा सा टर्म है डेप्रिसिएशन। तीनों ही टर्म्स सुनने में छोटे छोटे और ऐसे लग रहे हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पूरी इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये तीनों ही टर्म्स हम कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे, थोड़ा डिटेल में, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे,
राइट। सो अभी के लिए वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना भी नहीं भूलना है, सारे नोट्स आपने वहीं मिल जाने हैं। आप अपने खुद से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, PDF अपने पास रख सकते हो डाउनलोड करके। आपको जब मन करे यू कैन एक्सेस टू दोज PDFs और अपना रिविजन कर सकते हो, राइट। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।